प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारा पार्ट 4 और ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। इसके अंदर सेक्शन डी और सेक्शन ई को हम कवर कर लेंगे। तो सेक्शन डी के अंदर हमारे आते हैं 32 से 35 क्वेश्चन, और जो पहला क्वेश्चन है उसमें आता है मीन, मीडियन और मोड, यानी तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए सो दैट आप स्कोर कर पाओ अपने बोर्ड पेपर में बहुत ही अच्छा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखो, मीन, मोड और मीडियन के अंदर अगर देखेंगे तो मोड और मीडियन के अंदर बहुत कम कैलकुलेशन है और एक सिंपल फॉर्मूला है। जो कैलकुलेशन है वो मीन के अंदर है, पर मीन इजी रहता है। तो अब देखते हैं मीन के अंदर करते क्या है हम। तो सबसे पहली चीज़ है मीन के अंदर होगा क्या। देखो, आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो आपको क्लास और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ये जो क्लास है और जो नीचे वाला जो क्वेश्चन है बी, उसमें एज दे रखा है। ये इन दोनों को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, यानी जो क्लास है ना 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, ये सब है हमारी क्लास इंटरवल। और ये जो एज होती है ना इन ईयर्स गिवन है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, मतलब इस तरीके से ग्रुप वाइज जो चलती है सीक्वेंस, उसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। इस क्लास इंटरवल के अंदर हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा क्या, लोअर लिमिट, और एक होती है अपर लिमिट। आप थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो देखो, इसके अंदर जो क्लास दे रखा है ना आपको, ये इस क्लास के अंदर आपको दे रखा है 10 से 25, ठीक है। अब 10 से लेकर 25 मतलब देखो, ये जो 10 है ये है हमारी लोअर लिमिट, ठीक है, और ये है हमारी अपर लिमिट। अब आपको एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पर एक्स आई। ये एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों का ही रूल आएगा। क्या करेंगे हम करेंगे 10 + 25 और डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा 25 + 10 35 डिवाइडेड बाई 2, यानी 35 का हाफ, जो कि होता है आपका 17.5। और अगर देखो, अब बोर्ड में देखो नंबर कैसे गेन करने, आपको पता है कि 17.5 है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं पता यहीं पे ड्रॉ करो, यहाँ लिखो रफ और यहाँ पर सॉल्व कर दो। अगर नहीं आ रहा डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमें नंबर से मतलब है कैसे आएंगे। ये मतलब नहीं है कि बोर्ड वाला क्या सोचेगा कि मुझे 2 की टेबल नहीं आती है, नहीं। नेक्स्ट क्या है इसका, देखो 25 से 40। तो 25 से 40 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 65। ऐड करने में 40 + 20 60 + 5 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको देखेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 एंड 0.5, यानी 17.5 32.5। इसी तरीके से बाकी की जो एफ आई आपको गिवन था ही वो आपने निकाल लिया। अब समझो एक फॉर्मूला, देखो मीन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला चलता है। क्या फॉर्मूला है वो, मीन इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहला डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में कुछ नहीं करना, आपको लिखना है एक्स आई, फिर लिखना है एफ आई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एफ आई। अब क्या, सम ऑफ सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है, और सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई। इस सिग्मा का मतलब क्या है, यानी समीशन, ठीक है, यानी सम मतलब इन दोनों का एडिशन। आपको क्या करना है सब, अब जो मैंने आपको साइड में गिवन है आपका, आप देखेंगे रेड पेन से जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या है, कैसे निकाला है मैंने एक्स आई को मल्टीप्लाई करके एफ आई से करा है, यानी 17.5 को डायरेक्ट मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो मैंने लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैंने बाकी की भी सॉल्व कर दी है, और सीधा क्या करा, उसमें टोटल निकाला और उसको 70 से डिवाइड कर दिया, जो आंसर आ गया। फिर दूसरा मेथड होता है एक हमारा अज्यूम मेथड। अज्यूम मेथड क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करना, आपको इसी वैल्यू में से अज्यूम करना है कि भैया ये मीन हो जाएगा। जैसे कि हमने 5 7, इसमें 6 वैल्यूज़ हैं हमारी टोटल। अगर आप देखेंगे टोटल तो देखो ये हमारी 6 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6। फिर इसमें से हमने एक्स आई निकाला सबका। तो जो हमने एक्स आई निकाला ना, उस एक्स आई का ही क्या होगा, उसी में से एक वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का। यहाँ कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6। 6 का आधा क्या होता है, 3, बस ये आ गया आंसर। मान लो ये 5 होता, ये नहीं होता, मान लो सपोज करो, तो क्या करते,
2 इधर से कैंसिल करा, 2 इधर से कैंसिल करा, कौन बचा, ये नंबर। यानी इसका जो होता है एक्स आई वो आपका अज्यूम मीन हो जाता है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एक्स बार, यानी एक्स बार का मतलब होता है मीन, इसको हम मीन बोलते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आप मीन की जगह इसको लिख सकते हो, क्या होता है, अज्यूम मीन प्लस सिग्मा ऑफ डी आई एफ आई अपॉन एफ आई, ये अज्यूम मेथड है। अब जो आंसर की में दे रखा है, जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो आपके कोर्स में अगर नहीं है स्टेप डेविएशन मेथड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 10th के बाद भी मैथ्स होती है, तो गलती से अगर कहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कैसे है। ये और भी सिंपल है, क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, ए का जगह ए, यहाँ आ जाता है डी की जगह यू आई, और ये हो जाता है एफ आई, और ये हो जाता है सिग्मा एफ आई, साथ साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है एच। अब ये क्या चीज़ें हैं, देखो पहली बात तो डी आई कैसे निकालेंगे, और दूसरा यू आई कैसे निकालेंगे, और तीसरा ये एच क्या चीज़ है। तो देखो क्या चीज़ है, समझते हैं हम। देखो यहाँ जो है ना, ये अज्यूम मीन को तो इन्होंने ले लिया 47.5, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ये डी आई कैसे निकाला, डी आई निकालने के लिए हमने एक्स आई में से माइनस कर दिया क्या, अज्यूम में, बस ये हमारा डी आई होता है, इतना इतना। तो आप देख रहे होंगे कि एक्स आई में से जो माइनस करा है ना 47.5, ये आपका डी आई है, मतलब एक्स आई, मतलब अब एक्स आई क्या है, एक्स आई एक बार 17.5 था, फिर 32.5 हुआ, ऐसे करके वैल्यू चेंज हो रही है बार बार। तो ये जो आंसर आएगा वो डी आई से आएगा, पर क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर स्टेप डेविएशन यूज में लाया है, तो स्टेप डेविएशन मतलब एच, इस एच से डिवाइड करना है आपको किसको। अब एच क्या चीज़ है, ये एच होता है हमारा, एच को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्लास इंटरवल है यानी 10 से 25 को जो था, इसमें से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, यानी 25 माइनस 10 कितना होता है 15। तो आपका जो हाइट है वो 15 है। आप चेक करेंगे सारी की सारी सीरीज़ में जो हमारा डिफरेंस है, यानी विड्थ जो है इनकी, विड्थ जो है वो आपकी क्लास साइज़ भी बोलते हैं इसको, देखो इसको क्लास साइज़ भी बोलते हैं, इसको क्लास विड्थ भी बोलते हैं, किसको, इनके गैप को, जो इनका गैप आएगा ना उसको क्लास साइज़, क्लास विड्थ दोनों बोलते हैं उसको। तो वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, 40 में से 25 गया 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, तो आप देखेंगे सबका जो गैप है वो 15 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा एच है वो हमारा 15 है, बस कुछ नहीं करना था। यहाँ पर यही आया था, इसको माइनस करने पे जो भी आपका आंसर आया था वो आंसर आएगा, उसको डिवाइडेड बाय एच कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे एच लगा दिया। तो अब कैसे निकाला, देखो यहाँ निकाला एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, बस इतना था। ये किसके बराबर है, यू आई के बराबर है, और यू आई को भी इन्होंने एफ से मल्टीप्लाई करना है, और डी आई को भी एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। दोनों को डिवाइड एफ आई से करना है, मतलब जो टोटल है ना एफ आई का उससे, और टोटल कितना दे रखा है 70, अभी हमने ऐड करा था 70 है, देखिए आप साइड में। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरीके से उन्होंने मीन फाइंड आउट करा है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मोड का। मोड क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखो मोड का एक है, मोड L1 प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो अपॉन 2fi माइनस एफ जीरो माइनस F2 और मल्टीप्लाई में एच तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने एच की वैल्यू, देखो यहाँ लिखते हैं, देखो एच मैंने आपको बताया 15 लिख दिया। ये जो L1 है L1 ये है लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट। अब क्या होगी ये लोअर लिमिट, देखो सबसे पहले आपको मोड के अंदर क्या करना होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो लोअर लिमिट है उसको देखेंगे हम। तो क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट, आप देखेंगे 15 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, किसकी है ये, 40 से 55 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 15 है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 40, तो इसलिए जो L1 है वो आपका 40 हो गया। अब आता है F1 यानी ये जो आप देख रहे हैं ना 40 से 15, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है ना, तो बस वही हो गया F1। F0 कौन है, इससे पहले वाला कौन है नंबर 10, तो वो 10 हो गया।
और F2 कौन आ गया, इसके बाद वाला नंबर, इसके बाद कौन है 13, तो 13 आपका क्या हो गया F2 हो गया। इस तरीके से हमने तीनों चीज़ निकाल ली। अब फॉर्मूले में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी, ये दोनों है ही, और L1 आपने निकाल ही रखा था। H1 आपको पता ही है, H कितना है 15 है। तो सारी चीज़ें जब आ गई बस इसको फॉर्मूले में रखना और नोट करना। यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई में H। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी क्योंकि आपको L जो होता है L, ये L निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ये N/2, यही है मेन। ये जब तक नहीं पता तब तक मीडियन नहीं निकलेगा। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। आपको पहले CF निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा, चलो वो भी बनाते हैं, देखते हैं वो भी एक बार। मीडियन निकालने के लिए ये जो F होता है ना F1, इसको यूज़ में लिखा जाता है। क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, आपको निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो CF होता है इसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहला जो नंबर है उसको एज इट इज दो, सेकंड वाले नंबर में इसको ऐड कर दो, मतलब इन दोनों को, तो कितना आएगा 17 लिख दिया। 17 में इसे ऐड कर दो, यानी कितना आ जाएगा 8, 7 + 1 8 और 1 + 2 3 38। 38 में 22 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, सिंपल 60 आ जाएगा। 60 में 15 को प्लस कर देंगे, सिंपल 75, और 75 में 5 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 80। बस यही करना था। अब देखो ये जो है ना, ये 80, यही इनका टोटल है। आप देखेंगे ना, ये जो 80 है ये इन सब का टोटल है, यानी 80 यहाँ आ गया। ये जो है ना N, ये 80 है। तो आप सब क्या पूछा है, N/2 यानी 80/2 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। बस यहाँ रखना है 40, माइनस से करना है CF क्या होता है, यहाँ ये देखो 80 को डिवाइड करा 2 से तो 40 आया। अब देखो 40 कहाँ तक आएगा, जब आप 7 तक काउंट करेंगे तो 40 आएगा नहीं, 17 तक करेंगे आ जाएगा नहीं, 38 तक अगर काउंट करोगे तो 40 आ जाएगा नहीं आएगा। क्या 60 तक काउंट करने में 40 आएगा, बिल्कुल। तो ये जो 60 है, 60 जो है ना, इससे ऊपर वाले नंबर को आप ले लोगे एज ए CF। ये हो गया आपका CF, यानी यहाँ पर आएगा 38। ठीक है, नीचे फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ये जो आपका 60 है इसके सामने वाला जो नंबर है वो आएगी फ्रीक्वेंसी, यानी ये आ गया 22। ये जो है लोअर लिमिट, जैसे मैंने को बताया था अभी, तो ये हो गया हमारा 35, तो वो हो जाएगा यहाँ प्लस, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा H, और जो कि H क्या होगा हमारा इन सब का गैप। अब इन सब का गैप कितना है बताओ, 55 और 65 में 10 का गैप है, देखो सब में 10 का गैप है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। बस इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका मीडियन फाइंड आउट होगा। सिंपल है। अ स्टैच्यू 3 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल 60 डिग्री। करना है, एक 3 मीटर स्टैच्यू है, 3 मीटर टॉल स्टैच्यू है, जो किस पे है, एक पेडिस्टल पे है। देखिए 35th क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो आपकी एक थ्योरम है, तो इसको तो ईजिली आप कर ही लेंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 14th क्वेश्चन है। PQ and PR and median PM of another triangle this show that ABCS, ये आपका 14th क्वेश्चन है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको आंसर्स की सॉल्व दे दी है जिससे आप इसको समझ। फिर भी आप इसको समझ नहीं पाते हैं तो कमेंट में ऑन द बॉक्स, और मैं आपको इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का फिगर है। ठीक है, तो फार्मर ने है, उसने अपने विंड मिल को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, ये सब चीज़ें हैं। हम मेन चीज़ पे आते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है इसका। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको BOP निकालना है, तो डिटरमाइन द मेजर ऑफ BOP। तो अगर आप देखेंगे BOP निकालने के लिए, तो देखिए आप इसमें BOP निकालना है पहले, ये रहा B, ये रहा O और ये P। आपको डिटरमाइन करना है एंगल, यानी ये जो एंगल है ये डिटरमाइन करना है। कैसे एंगल को डिटरमाइन करेंगे, देखो आपको गिवन है O A और B और OPQ। OPQ क्या है, इन ए क्वार्टर सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, दो ब्लेड्स हैं आपकी ये,
जिसमें आपको गिवन है ए ओ बी आपका 30 डिग्री है, यानी ये जो पार्ट है तो 30 गिवन है। साथ में पी ओ क्यू भी 30 डिग्री है। चलो भाई हमने ये भी लिख लिया पी ओ क्यू। अब हमें क्या निकालना है, बी ओ पी निकालना है। तो बी ओ पी निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताइए। आपको सिंपल सी एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो है ना, ये एक्चुअल में फिगर ये इस तरीके का है कि ए और आर जो है ये पूरा 90 है। अब आप बताइए 90 में से 30 और 30 तो आपका जा चुका है और 2 ब्लेड्स बची हैं जो कि वो भी सेम है, क्योंकि रेडियस तो हमारा सेम ही है ना। ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो जो रिमेनिंग एंगल्स है वो भी दोनों सेम हो जाएंगे बिल्कुल। तो 30 + 30 हो जाएगा 60। तो 90 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे 30। तो ये जो दोनों एंगल से इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो जाएंगे 15 डिग्री के ईच। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। लेंथ ऑफ सी डी बहुत सिंपल है। सी डी की लेंथ कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ आर्क है ये तो बहुत सिंपल है। आर्क लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2πr θ/360, बहुत सिंपल है। पर बाकी के 2 क्वेश्चन जो है रिमेनिंग है ये आप सॉल्व कर ही लेंगे। इसमें बस एक पेरीमीटर का ध्यान रखिएगा। यहाँ पेरीमीटर जब पूछा है ना आपसे तो इसमें सारी चीज़ आएंगी। क्या क्या आएगी देखो, ये पेरीमीटर पूछा है आपको CABD का। CABD मतलब ये मान लो इस तरीके से, मान लो ये A है, ये B है, और ये है मान लो C, और ये है मान लो D। तो आपसे पूछा है CABD का पेरीमीटर साथ साथ में एरिया। तो पहले आप लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे AB का, फिर निकालेंगे CD का, और आपको क्या करना है इस पूरे में से, मतलब ये पूरा है 28 और जो OC है वो है 21। तो ये कितना बचा 28 में से 21 बचेंगे, तो 21 गए तो कितने बचेंगे 7, और ये भी कितना है 7। तो जब आप पेरीमीटर निकालेंगे तो ये निकलेगा 7 + 7, और लेंथ ऑफ आर्क दिस और दिस लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन जब आप निकालेंगे एरिया तो आपको क्या करना है, आपको पहले कंप्लीट एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से माइनस करना पड़ेगा इस सेक्टर का एरिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 37 और 38, अब एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा, वैसे 37 एंड 38 दोनों क्वेश्चन बचे हैं। तो इसमें भी बहुत सिंपल है, इसके मैंने आंसर की आपको दे रखी है तो आप दे सकते हैं। मान लो इसमें डाउट आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू। आप यहाँ पर हो ठीक है, तो क्या आप ऐसे देख सकते हो ऊपर पूरा, नहीं देख सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ऐसे ही देखोगे, बस यही है आपके पास तरीका। तो ये वो जो पॉइंट है ये ग्राउंड वाला पॉइंट है, ये ग्राउंड आ गया, और ये आ गया पेडिस्टल का पॉइंट। ठीक, इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, मान लो ये स्टैचू है, तो आप इसको देख रहे हो पहले और फिर पेडिस्टल की हाइट को देख रहे हो, ये तो करोगे आप। बस यही फिगर था इसका। अब देखो आप बेस पे खड़े हो, ये भी तो बेस पे होगा ना पेडिस्टल पूरा, ठीक है। तो आपने क्या करा, पहले आपने देखा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब जब आप ऊपर देखोगे, आप देखो यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट करो, ये एंगल पहले क्या बनेगा, मान लो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ये क्या होगा, मान लो ये 20 है तो ये क्या होगा, ज़्यादा ही होगा 20 से, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री, और ये पूरा का पूरा कितना हो गया 60 डिग्री। अगर फिगर नहीं बना सकते हो तो बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को रीड करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, NCERT पे ज़्यादा फोकस करो, मतलब 70% NCERT पे फोकस करो, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए मैथ्स का पेपर। तो अब क्या करा हमने, फिगर बना लिया, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। देखो बहुत सिंपल है, ये कितना है, ये 3 है, तो कुछ इसका भी तो कुछ होगा, मान लो इसको x मान लो, ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। अब इसका सॉल्यूशन आपको दे ही रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, अब देखो हम आ चुके हैं 34 क्वेश्चन पे। ये है हमारा ग्राफ क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ग्राफ क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता। देखो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, उसे आप अप्लाई करना और आप चेक करना कि हाँ सर आपने बताया मेथड वो बिल्कुल ईजी है या नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ लिखा मैंने 3x - 4y + 3 = 0, इतना तो लिख लोगे आप।
एक लाइन ड्रॉ कर लेना। फिर यहाँ पे लिखना है दूसरी इक्वेशन -2x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 9। जैसा है ना वैसा लिख दो, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। चलो इतना तो आप कर ही लोगे। अब देखो यहाँ पे बनाओ एक डब्बा, ऐसे एक बॉक्स बनाइए आप और यहाँ लिख लो फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर लिखो सेकंड और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ऐसे बॉक्स बना लो एक और, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बना लो x y और ऐसे कॉलम्स बना लो 2 4। अब कितने बनाने हैं वो देखो, वो सबसे इम्पोर्टेंट। देखो आपको क्या करना है, एक बार x 0 रखना है और एक बार y 0 रखना है। कब ये कंप्लीट मानेंगे, जब x आपने 0 रखा और y की एक होल नंबर आ गया, y की जगह एक होल नंबर आया या कोई इंटीजर आ गया, ठीक है। x की सेम इसमें भी, मतलब आपको चाहिए इंटीजर जब आ गया ना दोनों में तो ठीक है। नहीं आ रहा अगर मान लो 0 0 से इंटीजर, तो हम कुछ और वैल्यूज रखेंगे। तो अब देखो हम यहाँ पे रखते हैं, मान के चलो मैंने इस x पे 0 रख दिया, तो 3 × 0 क्या होगा 0, यानी ये पूरी इक्वेशन देखो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा 0, ठीक। अब क्या बचा आपके पास, सिर्फ -4y प्लस का 3 इक्वल्स 0 बचा। यही तो बचा। आप देखो यहाँ माइनस था, तो हमने क्या करा -4y इक्वल्स टू -3 हो गया, यानी y की वैल्यू आई -3/4 -4, यानी तो y की वैल्यू होगी 3/4। अब आप कहोगे सर ये तो नहीं आ रहा इंटीजर, ये तो रैशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल है। तो हम एक बार यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 0 नहीं आया, इससे तो आंसर नहीं आया। चलो अब दूसरा केस देखते हैं। मान के चलो मैंने y की जगह 0 रख दिया, तो अब देखिए क्या आंसर आ रहा है। y की जगह 0 रखने पे देखो क्या आंसर आ रहा है 3x। ये तो पूरा 0 हो गया, इसको हटा दो। ये प्लस का 3 इक्वल्स 0 हो गया। जब ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -3, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई -1, यानी एक तो आ गया आपका आंसर। बस एक ही चाहिए, यानी 0 रखो इसकी जगह y की जगह, और x की वैल्यू क्या आ रही है -1। चलो यानी अब आपको ग्राफ में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। कैसे, एक बार 0 रखने पे माइनस, अब x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखो जिससे y की वैल्यू आ जाए, क्योंकि y तो हमें पता चल जाए 0 है, तो x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे y की वैल्यू। तो देखो अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ, यानी जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो 3 × 1 = 3 होता है, ठीक है। ये जो जाएगा 3, ये जो 3 है ये उधर जाके -3 होगा। मतलब देखो 3 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको, है ना। यहाँ 1 रखा अगर मैंने, तो ये ऐसा दिखेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कुछ इस तरीके से। थ्री अपॉन टू, यानी कि ऐसा वैल्यू आ रही है जो डेसिमल्स में जा रही है। तो देखो आपके पास 2 चॉइस हैं। यहाँ 3/2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं ना, और इस 3/4 को हम चाहें तो 0.75 भी लिख सकते हैं। 3/4 मतलब अगर 100 रुपये के 4 पार्ट करोगे, 100 रुपये को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25 25 25 और 25। तो ये 25 में से 3/4 है, मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट ले लिए, यानी 75 ले लिए ना आपने, इसलिए आ गया ये 75 यहाँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी आप यूज़ में ले सकते हो कि y की वैल्यू आ गई 0.75 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 0। इससे जब आप ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेटली आपका ग्राफ बनेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप एक और वैल्यू ले सकते हो कि x की वैल्यू आपने 1 लिखी और y की वैल्यू आ गई 1.5। आप ऐसे करके एक इंटीजर, कंप्लीट इंटीजर भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं x की जगह 2 रखूँगा तो ये 6 हो जाएगा, ये -3 था, -6 था, -9 आएगा, नहीं आएगा आंसर। अगर मैं 3 रखूँगा तो 9 हो जाएगा, अब आंसर आ सकता है। तो -3 और -9 12 होता है बिल्कुल। तो यहाँ हम रख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम इसकी जगह 3 की जगह 3 रख दूँगे, तो 3 3 × 9, यानी -4y = -3 -9, यानी -4y = -12।
यानी फाइनली आपका आंसर आ गया 3। जब y आपका 3 है ना तो x भी क्या है हमारा 3 है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाए। जब ये दोनों इक्वल हो जाए ना तो समझ जाना ये पॉइंट इसमें भी कॉमन आएगा। कैसे? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम होंगे तो ये आएगा, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इस इक्वेशन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को जब देखेंगे, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो -2x में 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो 9/5 यानी कोई आंसर नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी जगह 0 रखूँगा तो भी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें इंटीजर्स आ जाए। देखिए 35th क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो आपकी थ्योरम है, तो इसको तो ईज़िली आप कर ही लेंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका 14th क्वेश्चन है। PQ and PR and median PM of another triangle this show that ABCS, ये आपका 14th क्वेश्चन है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको आंसर्स की सॉल्व दे दी है जिससे आप इसको समझ। फिर भी आप इसको समझ नहीं पाते हैं तो कमेंट मी ऑन द बॉक्स और मैं आपको इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का फिगर है। ठीक है, तो फार्मर ने है उसने अपने विंड मिल को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, ये सब चीज़ें हैं। हम मेन चीज़ पे आते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है इसका। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको BOP निकालना है, तो डिटरमाइन द मेजर ऑफ BOP। तो अगर आप देखेंगे BOP निकालने के लिए तो देखिए आप इसमें BOP निकालना है पहले। ये रहा B, ये रहा O और ये P। आपको डिटरमाइन करना है एंगल, यानी ये जो एंगल है ये डिटरमाइन करना है। कैसे एंगल को डिटरमाइन करेंगे? देखो आपको गिवन है OA और B और OPQ। OPQ क्या है? इन ए क्वार्टर सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, दो ब्लेड्स हैं आपकी ये, जिसमें आपको गिवन है AOB। AOB आपका 30 डिग्री है, यानी ये जो पार्ट है तो 30 गिवन है। साथ में POQ भी 30 डिग्री है। चलो भाई हमने ये भी लिख लिया POQ। अब हमें क्या निकालना है? BOP निकालना है। तो BOP निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताइए? आपको सिंपल सी एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो है ना, ये एक्चुअल में फिगर ये इस तरीके का है कि A और R जो है ये पूरा 90 है। अब आप बताइए 90 में से 30 और 30 तो आपका जा चुका है और दो ब्लेड्स बची हैं जो कि वो भी सेम है, क्योंकि रेडियस तो हमारा सेम ही है ना। ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो जो रिमेनिंग एंगल्स हो वो भी दोनों सेम हो जाएंगे बिल्कुल। तो 30 + 30 हो जाएगा 60। तो 90 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 30। तो ये जो दोनों एंगल से इक्वल हैं इसका मतलब ये हो जाएंगे 15 डिग्री के ईच। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। लेंथ ऑफ CD बहुत सिंपल है। CD की लेंथ कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ आर्क है ये, तो बहुत सिंपल है। आर्क लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr θ/360। बहुत सिंपल है। पर बाकी के दो क्वेश्चन जो है रिमेनिंग है ये आप सॉल्व कर ही लेंगे। इसमें बस एक पेरीमीटर का ध्यान रखिएगा। यहाँ पेरीमीटर जब पूछा है ना आपसे तो इसमें सारी चीज़ आएंगी। क्या क्या आएगी देखो, ये पेरीमीटर पूछा है आपको CABD का। CABD मतलब ये मान लो इस तरीके से, मान लो ये A है, ये B है और ये है मान लो C और ये है मान लो D। तो आपसे पूछा है CABD का पेरीमीटर साथ साथ में एरिया। तो पहले आप लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे AB का, फिर निकालेंगे CD का, और आपको क्या करना है इस पूरे में से, मतलब ये पूरा है 28 और जो OC है वो है 21। तो ये कितना बचा? 28 में से 21 बचेंगे, तो 21 गए तो कितने बचेंगे? 7। और ये भी कितना है? 7। तो जब आप पेरीमीटर निकालेंगे तो ये निकलेगा 7 + 7 और लेंथ ऑफ आर्क दिस और दिस लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन जब आप निकालेंगे एरिया तो आपको क्या करना है? आपको पहले कंप्लीट एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से माइनस करना पड़ेगा इस सेक्टर का एरिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 37 और 38, अब एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा। वैसे 37 एंड 38 दोनों क्वेश्चन बचे हैं। तो इसमें भी बहुत सिंपल है।
इसके मैंने आंसर की आपको दे रखी है, तो आप देख सकते हैं। मान लो इसमें डाउट आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।